सी एस टेट की जो चल रही थी जो सीरीज साइंस की, उसमें आज देखते हैं दूसरा जो चैप्टर है वो गति, दूरी, प्रकाश, बल, दाब, ध्वनि ऊर्जा है। ये बड़ा लेसन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए देखते हैं इसको। मात्रक देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश जो हैं उसके मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट है और डेराइव्ड यूनिट। देखिए अस्थायी पद्धति में मूल मात्रक की जो संख्या है ये 7 है। ये जो मूल मात्रक होते हैं वो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का जो परिमाण होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। लंबाई का मीटर होता है अस्थायी मात्रक, इसको यम से ऐसे लिखते हैं, संकेत इसका है। द्रव्यमान का केजी जानते ही आप लोग। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। ये पूछ देता है अस्थायी मात्रक डायरेक्ट, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा। विद्युत धारा का जो है एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की का जो परिमाण होता है वो मोल होता है, ठीक है। तो ये जो है 7 जो इसके मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। और ये देखिए एसआई के जो संपूरक मात्रक जो होते हैं, मूल मात्रक के जो संपूरक मात्रक है, ये समतल कोण का जो रेडियन होता है और घन कोण जो है उसका स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो समतल है तो कोई वो रेडियन में आता है, घन कोण है तो स्टेरेडियन में आता है। आगे देख लेते हैं एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत देख लेते हैं। ताप का जो है डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पुराना नाम इसका ये था डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेल्सियस उसको बोलते हैं। आवृत्ति का जो है तो आवृत्ति का कंपन प्रति सेकंड है, ठीक है। सीपीएस पहले लिखते थे, अब जो है हर्ट्ज देखे होंगे, एचजेड लिखते हैं हम लोग आवृत्ति का। और ज्योति तीव्रता का जो है ये कैंडल शक्ति था। सीपी पुराना इसको देखते कहा जाता था, सीपी मतलब कैंडल पावर जो बोला जाता था, अभी कैंडेला इसको बोला जा रहा है नया नाम। तो ये पूछता है, कैंडेला पूछेगा, हर्ट्ज। ये पुराना नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, ये नया नाम ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देख लेते हैं। मूल मात्रक के बारे में तो देख लिए 7 है, ये व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, देखिए नाम से ये व्युत्पन्न डेराइव्ड उससे निकला हुआ है, तो जो मूल मात्रक की सहायता से ये बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष देख के आप ये मत समझिएगा कि वर्ष लिखा है तो ये क्या है, समय है, ठीक है। तो ये समय नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन में दिया भी रहेगा। प्रकाश वर्ष जो है वो लंबी दूरियां जो नापी जाती हैं उसका ये मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। जो बड़ी दूरियां हैं, खगोलीय दूरियां, उसको इसमें नापते हैं हम लोग। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष का ये पूछ देता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतना दूरी का ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक, ठीक है। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो ये देखिए, ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मतलब प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3 गुना होता है पारसेक, ठीक है। तो ये दूरी की सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। बल की सीजीएस जो पद्धति में मात्रक है वो डाइन है और एसआई में न्यूटन है। तो 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10⁻5 डाइन होता है, ठीक है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है और एसआई मात्रक में ये जूल होता है, ठीक है। और 1 जूल को बराबर जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। आगे देख लेते हैं 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक क्या होता है। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो इसको जो है 10 की घातों को विशेष नाम एवं संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 10⁻18 घात हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं, उसको बड़ा ई से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻15 हो तो उसको पेंटा बोलते हैं, बड़ा पी से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻12 हो तो ये टेरा होता है, बड़ा टी से। 10⁻9 हो तो ये गीगा होता है, इसको बड़ा जी से। 10⁻6 हो तो इसको मेगा से प्रदर्शित करते हैं और ये यम होता है, बड़ा यम। आगे देखते हैं 10⁻3, ये आप लोग तो यहाँ पे देखे होंगे। 10⁻3 जो है ये किलो होता है, स्मॉल के है ये। 10⁻2 जो है ये जो होता है हेक्टो होता है, स्मॉल एच होता है। 10⁻1 जो है डेका होता है, डी ए। 10⁻−18 जो है ये एटो होता है, ये स्मॉल ए होता है। 10⁻−15 जो है फेम्टो होता है, स्मॉल एफ है। तो इसको ये देख लीजिएगा
10⁻12 जो है ये पीको है, ये स्मॉल पी होता है। 10⁻9 है ये नैनो है। ये पूछता है 10⁻12 पीको, ये इसको याद रखिएगा। 10⁻9 है नैनो, इसको याद रखिएगा। और 10 जो -6 है ये भी पूछ देता है माइक्रो। 10⁻3 तो मिली जानते होंगे आप, और -2 सेंटी, -1 डेसी ये आप जानते ही होंगे। तो ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि जैसे आपसे पूछ देगा कि एक जो है नैनो में कितना वो मीटर होता है, ठीक है। तो 1 नैनो पूछ देगा तो आपको लिखना, आपको याद होना चाहिए 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो ये होता है। आगे देख लेते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल इकाइयाँ हैं और 2 सहायक इकाइयाँ हैं जो रेडियन और स्टेरेडियन था, आप लोग देखें अभी, तथा 19 व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं जिनका विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे देखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। पहला जो है लंबाई। लंबाई मीटर किग्रास सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और प्लेटिनम, देखिए ये लंबाई कैसे लिया गया है, कैसे माना गया कि इसी दूरी को ये बोलेंगे 1 मीटर, इतना दूरी को 1 किलोमीटर बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी देख लेते हैं मानक जो कहाँ से लिया गया। तो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहा गया है, ठीक है। यह छड़ जो है पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतोल कार्यालय में रखी गई है। बहुत लंबी दूरियां नापने के लिए लंबाई के मात्रक जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जिसमें प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष का जो भी ऊपर पढ़े 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लंबाई के जो मात्रक हैं वो मीटर को 1983 में इस प्रकार परिभाषित किया गया कि प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,457 सेकंड में तय की गई दूरी। ये सब पूछता नहीं है, बस एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, ठीक है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम बताते चल रहे हैं। समय जो है जितने समय में एक सीजन, ये जो सब मानक समय है कि कहाँ से चीज़ों को लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए समय का जो मानक वो लिया गया है, जितने समय में एक सीजियम परमाणु जो है ये इतनी बार जो है, ये संख्या जो है 3, ये अरब में है, 9,19,26,31,770 बार कंपन करती है, 1 सेकंड कहलाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आगे देखते हैं ये मात्रा, इसका जो है एसआई मात्रक जो है ये केजी होता है। आरंभ में 1 किलोग्राम को 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यूरिक डेसीमीटर में जो है 0.001 घन मीटर की पानी जो है उसकी मात्रा को इस रूप में परिभाषित किया गया था। और परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में परमाणु इकाई जो है AMU का प्रयोग किया जाता है, इसको ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। केल्विन को देख लेते हैं। केल्विन जो है इसे जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट पर उष्मागतिकी की ताप का 1/273.16वें भाग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कैंडेला जो है यह प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। एम्पियर, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो बढ़ने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। मोल देख लेते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लीजिएगा। अब आगे व्युत्पन्न इकाइयों पे आते हैं। अन्य इकाइयाँ जो मूल इकाइयों के बीजगणित द्वारा प्राप्त होती है, उनके सहायता से जो लिखी जाती है वो व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाती हैं। जैसे अब देख लेते हैं। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और इसका मात्रक तब क्या हो जाएगा, एक लंबाई का जो होता है जो दूरी का मात्रक मीटर और इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके, तो ये मीटर स्क्वायर है। आगे देख लेते हैं घनत्व का। तो घनत्व में का जो होता है फार्मूला वो मात्रा होता है और बटा आयतन होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो यहाँ पे केजी में होगी, और आयतन का जानते ही हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो m क्यूब हो जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो kg मीटर -3 हो जाएगा। तो ये इसका ये होता है मात्रक होता है। तो मात्रक भी पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। आगे आयतन का देखते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, जो अभी वहाँ पे देखें मीटर क्यूब। त्वरण का जो होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, डेल्टा v/t होता है। वेलोसिटी का जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम नीचे दिया हुआ है तो ये भी सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा। गति का विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन मतलब वही दूरी है मीटर, और समय अंतराल जो समय है, तो ये जो नीचे t हो जाएगा ऊपर जाएगा तो m t -1 हो जाएगा। t या सेकेंड, ये सॉरी सेकेंड है, -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं बल का।
बल का जो होता है क्या होता है, मात्रा गुणे त्वरण, F इक्वल टू यम में होता है ना, तो यम क्या है, केजी है, केजी में होता है। ए ऊपर अभी पढ़े हैं क्या होता है, मीटर इंटू सेकेंड पावर -2, तो ये हो जाएगा केजी मीटर माइनस के पावर -2, या इसको न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। एसआई जो पद्धति में है उसको न्यूटन बोलते हैं और डायन बोलते हैं सीजीएस में, तो अभी ऊपर पढ़े ही हैं। 10⁻⁵ होता है 1 न्यूटन बराबर, यहीं देख के अभी पढ़े हैं आप, तो इसको भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ देता है। देखिए ये 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, एक डाइन बराबर जो होता है वो 10⁻−5 न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन जो है इतने के बराबर होता है, न्यूटन बड़ा जो मात्रक है इसका डाइन से। आगे देख लेते हैं, आगे कहाँ पे है, हाँ तो यहाँ तक थे हम लोग। बल का मात्रक देख चुके थे। दबाव का देखिए, बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स बाई एरिया जो होता है, ये प्रेशर का फार्मूला होता है, तो ऐसे इसका निकाल लेंगे। न्यूटन मीटर -2, या इसको पास्कल भी बोलते हैं डायरेक्ट। ऊर्जा का जो होता है बल गुणे दूरी, न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। शक्ति का जो होता है ऊर्जा और समय, तो ये जूल सेकंड हो जाएगा, या इसको वाट भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण जो मात्रक हैं देख लेते हैं। दूरी का जो है मीटर बड़ा एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, ये सब जानते हैं आप लोग, इजी है। सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाती हैं, पेपर में याद नहीं आती हैं, गलत करके आदमी चला जाता है। ताप का जो है ये केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। बल का जो है न्यूटन होता है। चाल का जो है मीटर पर सेकंड होता है। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। संवेग का जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। P बराबर mv होता है ना, तो P इक्वल टू mv होता है, तो m मतलब kg और v मतलब मीटर पर सेकंड, तो यही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का। कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकंड। दाब का पास्कल होता है। शक्ति का वाट होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। उष्मा चालकता का वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, और विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश कूलाम विभवांतर वोल्ट, पता नहीं इतना बड़ा है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये सब जो चीज़ें दी हुई हैं, इसको फार्मूला रख के आप इजीली ज्ञात ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला बस याद कर लीजिएगा, ये निकल जाएगा। विद्युत प्रतिरोध जो है ओम होता है। विद्युत धारा का फैराड होता है। प्रेरक का हेनरी होता है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका ओम होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है, और प्रकाश तरंग दर जो होता है उसका एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यांत्रिकी देख लेते हैं। गति देखिए, अदिश राशि और हम सदिश राशि देखते हैं। तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है, उसे अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, इसमें क्या होता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है पेपर में। विद्युत धारा, ताप और दाब, ये जो है ये अदिश राशि है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सदिश राशि जो है वे वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब जो है ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। दूरी देख लेते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल से वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अदिश राशि है, ठीक है, ये याद रखिएगा, दूरी अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि होता है। देख लेते हैं आगे। विस्थापन देख लीजिए, यहाँ पे दिया ही है। विस्थापन जो है एक निश्चित दिशा, इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक जो है वो एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। देखिए विस्थापन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए ये ए जगह है, ये बी जगह है, ठीक है। अगर ए से बी तक गए हम और बी से ए तक चले आए, ठीक है, तो दूरी क्या हुआ, मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो हम 10 मीटर चल दिए, 5 मीटर इधर गए, 5 मीटर इधर आए, तो कहा जाएगा कि 10 मीटर हम दूरी चले। लेकिन विस्थापन के केस में यह नहीं होता है। विस्थापन के केस में ये होता है कि वर्तमान में आप कहाँ हैं,
जहाँ से शुरू किए थे। तो वर्तमान में ये यहाँ पे है और यहीं से शुरू किया था, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। हालांकि दूरी ये क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 5 मीटर का ये लंबाई है। तो ऐसे होता है विस्थापन जो है, देखा जाता है कि प्रारंभिक से कहाँ पे है वो, और दूरी जो है वो पूरा जितना चलता है वो सब काउंट किया जाता है दूरी में। तो दूरी जो है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो होता है वो अदिश राशि, और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन समय का ग्राफ जो है ये देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जिसकी प्रवणता जो होती है, स्लोप जो होता है, उस वस्तु की चाल बतलाती है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है, और दिए गए चित्र में जो बताया गया है इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये जो है, ये एंगल जो है यही प्रवणता कहलाती है, ये थीटा। ये जो जितना ज़्यादा होगी तो उतना स्पीड जो है गाड़ी का होगा, या जो भी वस्तु चल रही है उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंगल किसी का यहीं तक है तो ये इसकी जो चाल होगी इसकी तुलना में कम होगी, जिसका ये होगा एंगल। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये समय का ये चीज़ है, ये समय बताता है, ठीक है। ये जो है एक्स एक्सिस वो समय बताता है। तो एक्स ये झुका हुआ है तो एक्स एक्सिस यानी कि ज़्यादा समय ले रहा है और विस्थापन जो है कम हो रहा है। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे हम, ये समय की पे जो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी ये है कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पे जो झुकाव ज़्यादा है तो यहाँ इतना समय ले रहा है इस चीज़ को चलने में, और ये जो है ये इतना ही कम समय लग रहा है। तो वही बात होता है, समय कम ले रहा है और विस्थापन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि तेज चल रहा है, कम ही समय में ज़्यादा दूरी तक तय कर ले रहा है, ठीक है। तो एंगल जितना ये एक्स एक्सिस से एंगल जितना अधिक होता जाएगा उतना जो है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देख लेते हैं, अलग अलग दिया हुआ है। जैसे वस्तु कोई स्थिर है तो ठीक है, तो उसका समय भी वही होगा, विस्थापन भी सेम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से देखते हैं तो ये समय जितना लेगा उतना विस्थापन भी हुआ है, तो समय और विस्थापन सेम रहेगा तो वस्तु क्या है, स्थिर है, चल नहीं रही है, ठीक है। और देखिए बढ़ते वेग से जब चल रही है कोई, तो बढ़ रहा है उसका वेग, तो क्या होगा, समय कम लेगी और विस्थापन ज़्यादा करेगी कम समय में। देखिए स्लोप ऐसे बन जा रहा है। और जब नियत वेग से गति कर रही है तो विस्थापन भी वही लगेगा, समय भी वही लगेगा। ऐसे जितना विस्थापन होगा उतना समय होगा, तो ना ज़्यादा तेज चलेगी ना ज़्यादा स्लो चलेगी, जिस हिसाब से चल रही है नियत चाल से चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाल देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है उसी को चाल बोलते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बाई टाइम, दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेग को देख लेते हैं। वेग जो है वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में, देखिए वेग जो है सदिश राशि है, इसके लिए इसको दिशा की भी जरूरत पड़ती है इसको व्यक्त करने के लिए। तो यह एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है वही सेम होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें बस दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसी को, परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, वही डेल्टा वी जो समय के हिसाब से परिवर्तित होती है, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही जो त्वरण का जो फार्मूला बन जाता है, ये वेलोसिटी जो है उसका डिफरेंस और बटा टाइम त्वरण का फार्मूला हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए का फार्मूला लिखे थे डेल्टा वी बाई टी लिखे थे ना, वी का क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे का 1 सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोणीय वेग को देख लेते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाली किसी पिंड को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे इस पिंड का जो है कोणीय वेग बोलते हैं। ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ में जब करती है तो उसको कोणीय वेग बोलते हैं। इसे जो है ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ये देख लीजिए डब्लू जैसा है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए जो डब्लू अगर वेग है तो वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। और सर्कुलर है तो सर्कुलर पे क्या होता है, ये 360 डिग्री बनता है दूरी, तो 360 को क्या लिखेंगे, 2 पाई लिख देंगे। 360 यही ना होगा 2 पाई, तो दूरी जो है ये 2 पाई करता है, और जो समय है वो टी है, तो 2 पाई बाई टी है, इसी को थीटा बोलते हैं। तो यही जो है थीटा बाई टी है। और 1 सेकेंड में यन चक्कर लगाता है तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई यन हो जाएगा। यन चक्कर हुआ, 2 पाई मतलब 360 डिग्री पे कितना चक्कर लगाया, एंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, नोट, यदि समय के साथ किसी वस्तु के वेग में कमी होती है तो वो क्या होती है, मंदन, रिटार्डेशन होता है उसका।
ये इजी है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक चक्कर में एक कण जो है 2 पाई 360 रेडियन से घूम जाता है ये। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होती है वो वृत्त की परिधि और गुणे n होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है और n जो है चक्कर है तो 2 पाई r n होता है। ठीक है, तो उसकी रेखीय चाल क्या हो जाएगी? रेखीय चाल u इक्वल टू 2 पाई r n हो जाएगा। ठीक है, और u इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n इंटू आर कर देते हैं, इसको n को इधर लेते आते हैं, r को उधर कर देते हैं। तो ये जानते हैं हम कि 2 पाई n अभी ऊपर पढ़े, इसको ओमेगा बोलते हैं और r तो है ही है। तो ये रेखीय चाल इक्वल टू जो होता है, जो सामान्य चाल जो होता है वो रेखीय चाल इक्वल टू होता है ओमेगा और r जो है एक्स्ट्रा गुणा ये हो जाता है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो रेखीय चाल जो है वो कोणीय चाल इंटू त्रिज्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का गति का नियम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साइंस में जरूर आता है इससे। इसको देख लेते हैं। भौतिकी के पिता जो हैं न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम देखते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक जो है उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन न कर दी जाए। तो इसी को जो है जड़त्व का भी नियम बोलते हैं। ठीक है, उसके इसी नियम प्रथम नियम को ये भी पूछ देता है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का भी नियम बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति, यही जड़त्व कहलाती है। ठीक है, वह वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये जड़त्व है, इनर्शिया। और प्रथम बल से ही जो प्रथम नियम जो है उसी से बल की परिभाषा मिलती है। F इक्वल टू एम में जो होता है ना, ये भी पूछ देता है कि बल की परिभाषा किस न्यूटन के किस जो है नियम से आती है। तो ये प्रथम नियम से F इक्वल टू एम में आती है। और जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसको, गैलीलियो का भी नियम। आगे देखते हैं बल की परिभाषा। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। और बल जो है सदिश राशि है, इसका एसआई जो मात्रक है न्यूटन है, और सीजीएस में डाइन पढ़े ही हैं आप, ऊपर देखे ही हैं। देखिए अब जड़त्व के कुछ उदाहरण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है जड़त्व के एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो ठहरी हुई मोटर गाड़ी जो है मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें जो बैठे यात्री हैं, देखे होंगे आप, पीछे की ओर झुक जाते हैं अचानक जब गाड़ी चलती है। तो ये भी जो है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। अगला देख लेते हैं, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी वही है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण देखे होंगे झड़ जाते हैं। तो ये भी वही प्रथम नियम है, जड़त्व। आगे देखते हैं संवेग। संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग P इक्वल टू एम भी, और m का जो होता है kg और v का मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एसआई मात्रक जो है, और ये जो सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। अब न्यूटन का ये देखिए इधर उधर कर दिया है। न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं, प्रथम नियम तो देख लिया, द्वितीय नियम देख लेते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल जो है F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू एम ए, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का अंग है। ये प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का अंग है। तो यहाँ से जो है बल का व्यंजक F इक्वल टू एम ए प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलती है तो देखते हैं चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये तृतीय नियम के कारण जो है न्यूटन का तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये नाव के किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट जो उड़ाने में, ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट वाला ये पूछता है, रॉकेट वाला
देख लीजिएगा। आगे देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है ये नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। तो देखे होंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये फार्मूला से क्वेश्चन पूछता है, तो ये यही है संवेग संरक्षण नियम। आगे देख लेते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार जो है गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर जो है ऊपरी मुख, यानी कि बल ऐसे है ना, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे लगता है। ऊपरी मुख बल लगातार हम वस्तु को संतुलित रखने के लिए रख सकते हैं। अगर ना लगे वो तो व्यक्ति गिर जाएगा या जो वस्तु है वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। आगे देखते हैं संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं अस्थाई, अस्थाई तथा उदासीन। अस्थाई जो होता है, तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसे संतुलन को क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन। ठीक है, बल लगाएं तो वो थोड़ा सा हटे और पुनः जो है अपनी स्थिति में आ जाए, तो वो अस्थाई संतुलन है। अगला जो है अस्थाई संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलित अवस्था के आ जाए, तो इसे अस्थाई बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो क्या होता है? पुनः संतुलन की अवस्था में जो आए ही ना, वो उसमें क्या था? अस्थाई में वो संतुलन में आ जाता था, और अस्थाई में क्या होता है कि अगर विस्थापित कर दे तो वो संतुलन की अवस्था में न आए, तो इसे अस्थाई। और उदासीन क्या है कि यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी जो है उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बल लगा के विस्थापित किया जाता है तो ये हट जाता है, लेकिन वो वहां भी जाके संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो वो उदासीन कहलाता है उसका संतुलन। अब आगे देखते हैं अस्थाई संतुलन की शर्तें क्या क्या हैं। तो किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख पिंडों का गुरुत्व केंद्र देख लेते हैं। एक समान छड़ जो है, जो देखे होंगे आप लोग छड़, वो उसका जो है मध्य बिंदु होता है। त्रिभुजाकार सतह है तो मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है उसका गुरुत्व केंद्र। गोलाकार चकती है तो उसका ज्यामिति केंद्र होता है, तो वहां पे होता है उसका गुरुत्व केंद्र। गोलाकार छल्ला है तो छल्ले का केंद्र। ठोस या खोखला गोला है तो गोले का ज्यामिति केंद्र होता है। समानांतर चतुर्भुज है तो विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वो उसका गुरुत्व केंद्र होता है। बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु जो होता है। ठोस शंकु का है, शंकु के आधार और उसके अक्ष पर चौथाई का ऊंचाई जो है। खोखला शंकु के आधार से उसके अक्ष के, तो ये देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति क्या होता है? यूनिफॉर्म और मोशन जो है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको देखते हैं। जब वस्तु जो है समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, अगर समान समय जो हर बार सेम समय में सेम दूरी तय करती है, एक नियत चाल से चल रही है, तो वो एक समान गति से चल रही है। तो इस तरह की गति में समयांतराल छोटा या बड़ा हो सकता है। जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो उसकी गति जो है असमान कहलाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार जो है, पार्क में व्यायाम कर रहा व्यक्ति जो है, उसकी जो चाल होती है वो एक समान। जैसे भीड़ वाली सड़क पर कार जा रही है तो उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, स्लो होती है, कभी तेज होती है, तो क्या होता है वो कम समय में कभी ज़्यादा तेज चलेगी, कभी कम समय में जो है कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेगी, कभी कम समय में थोड़ी कम उससे करेगी। तो ये तो है असमान होता रहता है, कभी तेज होगा कभी स्लो होगा। तो आगे देखते हैं, त्वरण को देख लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि जो है, अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को ही त्वरण कहते हैं। यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि समान दर से होती है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। तथा यदि प्रति सेकंड वेग में बढ़ती वृद्धि हो रही हो तो इसे वृद्धिमान त्वरण कहते हैं। और यदि वेग का परिमाण जो है समय के साथ घट रहा हो तो ह्रासमान निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और इसी को मंदन बोलते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। इसे हम ये सदिश राशि है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका जो मात्रक होता है ऊपर पढ़ा ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और देख लीजिए, ये है वेग परिवर्तन डेल्टा वी बाई समय अंतराल डेल्टा टी, तो इसको ऐसे हो जाएगा। डेल्टा वी का मतलब ये है कि जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अंतिम समय बटा प्रारंभिक समय, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ठीक है, तो इसी को वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण बोलते हैं।
आगे देख लेते गति के समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। गति के समीकरण जो हैं 3 हैं। किसी वस्तु के वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध को दर्शाते हैं। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t क्या है, समय है। यस इक्वल टू, यस क्या है, दूरी है, ut में u आप जानते हैं ये प्रारंभिक वेग, t समय है, और हाफ ए टी स्क्वायर, a त्वरण है, t मतलब समय जानते ही हैं। और तीसरा जो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें भी यस समय है, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है, और v जो है ये अंतिम वेग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन समीकरणों में यही दिया हुआ है, u जो है प्रारंभिक वेग है और जो कि t समय के समान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग है, और t जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस है। चलिए आगे ये देखते हैं गुरुत्वाकर्षण जो है, ये अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।